सेकंड है यहाँ तक ना भाई। हाँ, तो ये सब पिछले क्लास में हो गया था, बाकी ठीक है, इससे पीछे में हो गया था, अभी है। अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण। संविधान के अनुच्छेद 20 में अपराधों से दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण दिया गया है। कोई व्यक्ति अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया है, या वह उसे अधिक शासित का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवर्तित विधि के अधीन अध्यारोपित की जा सकती है। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा तथा किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इस पैराग्राफ के अंदर यह है भाई कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। हाँ, ऐसा कुछ समझ लो कि एक व्यक्ति है, वो चोर है, अब उसने कई बार चोरियां की है, पकड़ा एक बार गया, तो बार बार चोरी की उसकी अलग अलग सज़ा मिलेगी? एक ही बार सज़ा मिलेगी उसे, नहीं तो उसकी तो पूरी ज़िंदगी बीत जानी है। कितनी चोरियां की होगी? तो भारतीय न्याय व्यवस्था लोगों को सुधारने के लिए है, लोगों को परेशान करने के लिए नहीं। हर किसी को मौका दिया जाता है ताकि वो सुधर सके। ठीक है, हर किसी को सुधरने का मौका दिया जाता है, ऐसा है भाई भारतीय का न्यायिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक पॉइंट लिखो इसके अंदर, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा। हाँ, ठीक है। हाँ, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाए। हाँ, ठीक है भाई। अगला पॉइंट लिखो, व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसमें क्या समझे? किसी भी व्यक्ति को स्वयं विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि भाई चोरी करी तुमने तो और नहीं तो तुम्हें ही कहा जाएगा तुम अपनी गवाही दो कि मैंने देखा था खुद को चोरी करते हुए, मतलब खुद ही गलती खुद ही कबूल करो। हाँ, तो ऐसा नहीं करा जा सकता, ऐसा बाध्य नहीं करा जा सकता। कहते तुमने खुद देखा था खुद को कि तुम खुद कबूल कर लो कि तुमने चोरी करी या फिर कोई भी अपराध किया, खुद के प्रति खुद के विरुद्ध साक्षी के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, मारपीट के ना किसी और दबाव में ये करना गैर कानूनी। बात आ गई भाई समझ में एक चीज़। ठीक है, तीसरा पॉइंट, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण।
जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिया गया है कि व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, देखो भाई, जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में ये लिखवाया था। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार है। हाँ ठीक है, ये MCQ का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, आएगा भाई। अनुच्छेद जीवन का अधिकार क्या है? हाँ। जीवन का अधिकार एक- जीवन का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 वाला निशान सही होगा, उसे चिन्हित कर देना, उसे टिक कर देना टिक मार्क में आएगा ये। हाँ, टिक मार्क वाले में आएगा, या एक शब्द में उत्तर में आएगा। ठीक है भाई। और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता बस कुछ मामलों में ही तुमसे छीनी जा सकती है। अगर तुम किसी की हत्या करते हो या कोई अपराध करते हो, तब कुछ वर्षों के लिए तुम्हारी जो जीवन है उसको कैद करा जाएगा। उम्र कैद। हाँ, उम्र को कैद किया जाएगा कुछ वर्षों के लिए। बात आ रही है समझ में? अब कैसा अपराध करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, कि पूरी उम्र कैद हो जाएगी या फिर, हाँ होती है भाई, सजाएं होती है। ठीक है। अब यही है तीसरा पॉइंट, जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21। ठीक है, ये याद रखना है। हाँ, लिख रखा है ना पहले। ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट, चौथा पॉइंट, एक मिनट से करो। फोर्थ पॉइंट क्या है भैया? फोर्थ पॉइंट अभी समझा दो फिर लिखवाता हूँ। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण। कुछ दशाओं मतलब कुछ स्थितियों में गिरफ्तारी, हाँ, गिरफ्तारी के दौरान तुम्हें क्या क्या प्रावधान है। ठीक है, संविधान ने क्या प्रावधान दिए हैं गिरफ्तारी के समय में। ठीक है, जैसा कि अनुच्छेद 22 में दिया गया है कि किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारण ये यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षण प्रसिद्ध नहीं रखा जाएगा या अभिरुचि के विधि व्यवसाय के परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा के निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि के निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षण के विरुद्ध नहीं रखा जाएगा। निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध व्यक्ति को 3 माह की अवधि के भीतर सलाहकार बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा। अब ऐसा अगर किसी को पुलिस पकड़ के ले जाती है, ठीक है, तो उसको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट का मतलब न्यायाधीश, जज के सामने पेश करना होगा। ठीक है भाई, उससे अधिक समय तक उसको नहीं रख सकते। हाँ, तो लिखना शुरू करो भाई। किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को फटाफट लिखो भाई। किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को, जिसको गिरफ्तार किया हो, हिरासत में लिया गया हो, व्यक्ति को हो गया 24 घंटे से अतिरिक्त 24 घंटे से अतिरिक्त हो गया बिना किसी न्यायाधीश की मंजूरी के, बिना किसी अतिरिक्त बिना क्या लिखा तुमने, ये बताओ पहले। किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से अतिरिक्त बिना किसी न्यायाधीश की मंजूरी से या किसी मंजूरी के किसी न्यायाधीश, क्या लिखा भाई, किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से अतिरिक्त बिना किसी न्यायाधीश मंजूरी के बगैर कोर्ट थाने में नहीं रखा जाएगा। मेरे को कॉपी दिखाओ भाई।
तो जल्दी जल्दी सब राइटिंग समझ में आएगा। आ जाएगा। किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से अतिरिक्त बिना किसी न्यायाधीश की मंजूरी के ये बगैर उसको थाने में नहीं रखा के जाए। अधिक समय तक मंजूरी के अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता। अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता। ठीक है। रखा जाएगा। हाँ, तो एक पुलिस स्टेशन के अंदर एक व्यक्ति को कितने समय तक रख सकते हैं? 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि मौलिक अधिकार है भाई उसका। हाँ। ठीक है, 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में नहीं। तो अगर 24 से 25 घंटे हो गए तो ऐसा हो जाएगा कि थाने से और न्यायाधीश के ऑफिस तक या कोर्ट तक पहुंचने में कुछ तो समय लगेगा ना, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे कुछ लगेगा ना भाई। जो एक्स्ट्रा टाइम होता है ना, तो यही कह के मान लिया जाता है कि इतना आने में समय लग गया होगा। तो ये भी समय कितना होगा? 2 घंटा, 3 घंटा बस। तो बाहर थाने से बाहर चला गया, मतलब वो थाने से उसको बाहर 24 घंटे पहले निकाल देना है। तो हाँ, थाने मतलब टाइम तो अलग से गिनती होगी ना। हाँ, वो अलग से आने जाने का टाइम छोड़ के। तो कितना घंटे भी लग जाए, मतलब हाँ, वो तो जितना दूर है उतना समय लगेगा भाई। मतलब ठीक है। एक दिन का रास्ता होता है, 1 दिन लगेगा। हाँ, 1 दिन का रास्ता होता है, 1 दिन भी लगेगा, लेकिन इतना नहीं हो पाता 4-5 क्योंकि घंटे का रास्ता। हर जिले के अंदर जिला न्यायाधीश होता है, जिसको डीएम कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कलेक्टर। कहाँ है कोर्ट भैया? यही नांगलोई में तो है, चौक के बगल में। एक तरफ थाना है, दूसरी तरफ एसडीएम ऑफिस है। आधा हाँ, ऐसे ही पैदल पकड़ के ले जाएगा, फिर पुलिस वाला कॉलर पकड़ लेगा और खींचता हुआ ले जाएगा उस तरफ, साहब के सामने पेश करते। कटघरा सब बना रहा है। कटघरा कुछ नहीं होता, तुरंत 2 मिनट में कार्रवाई हो जाती है। 24 घंटे की रिमांड बढ़ा देता है बस। कटघरा नहीं बना रहता उसके अंदर, जो उसमें जाकर बोलते हैं। वो सब कोर्ट में होता है भाई, ये सब ऐसे ही चलता है। क्या आप जानते हैं क्या होगा यदि राज्य युक्त प्रतिबंधों के नाम पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगे? संविधान के अनुसार युक्तियुक्त प्रतिबंध के मामले का निपटारा केवल न्यायालय कर सकते हैं, सरकार नहीं। ठीक है भाई। किसी को भी सज़ा या फिर मौलिक अधिकारों में कमी सरकार के पास क्षमता नहीं है। ठीक है भाई। मतलब किसी की सज़ा भी माफ़ करनी होती है, कम करनी होती है ना भाई, तो राज्यपाल देखता है। पहले ये जो पुलिस वाले वही कर देंगे। नहीं, राज्यपाल, गवर्नर, मतलब उपराज्यपाल या राज्यपाल देखते हैं। हर राज्य में राज्यपाल होते हैं। ठीक है। दिल्ली में उपराज्यपाल होते हैं, वो देखते हैं। अगर किसी को फांसी की सज़ा हुई तो उसकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदलने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ होगा राष्ट्रपति के पास। गवर्नर का, राष्ट्रपति का। हाँ। अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा मिल गई, अब वो दरख्वास्त लगाता है कि मेरे को सुधरने का मौका दे, मेरे जान से ना मारा जाए, मतलब फांसी ना दी जाए मुझको, तो अगर उस पर विचार करेगा भाई कौन? गवर्नर, राष्ट्रपति विचार करके, सरकार विचार करेगी, सलाह देगी और राष्ट्रपति फिर उस पर फैसला बताएंगे कि इसको उम्र कैद देनी है। हाँ, सारी शक्ति, कार्यपालिका की सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के अंदर नहीं होती है। ऐसा नहीं होता ना भाई, लोकतंत्र है। ठीक है भाई, यहाँ पर तानाशाही तो नहीं है भाई। पीछे को सारी शक्ति उसके पास होती है और वो अपने मर्जी से कोई फैसला नहीं ले सकता। मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य नहीं करेगा। चारों मिलकर आपस में। हाँ, ठीक है। विदेशियों निवासियों द्वारा केवल कुछ मूलाधिकारों का ही प्रयोग किया जा सकता है, सभी का नहीं। उदाहरणार्थ कानून के समक्ष समानता का अधिकार तथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है, परंतु अन्य मूलाधिकार विशेष रूप से भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। अब कोई बाहर से आ गया, कोई मान लो जर्मनी से इंडिया में आ गया, क्या जो हमको सारे अधिकार मिल रहे हैं उसको भी मिलेंगे? हाँ। तो उसको सारे अधिकार नहीं मिलेंगे। लेकिन उसमें दे रखा कि सारे जो यहाँ पे 18 साल से ऊपर सभी को वोट देने का अधिकार है। अब कोई जर्मनी से आ गया 25 साल का व्यक्ति, वो कह रहा है मेरे को ही वोट देना है। लेकिन बुक में दे रखा कि सबको, जो विदेशियों को दे रखा उसमें विदेशियों को सिर्फ 2 अधिकार मिलेगा। एक तो जीवन का अधिकार, कोई उन्हें मारेगा नहीं। ठीक है। और दूसरा अपनी धर्म की उपासना करने का अधिकार, कि वो अपने जीसस को मानते हो या इस्लाम मानते हो या सनातन मानते हो, जो भी मानते हो अपने धर्म की पूजा कर सकता है। लेकिन यहाँ आकर के फिर वो अधिकार मांगेगा वोट का, यहाँ अधिकार मांगेगा इलेक्शन लड़ने का, तो उसे नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसे भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं हो जाती। बात आगे भाई यहाँ तक समझ में? ठीक है। तो विदेशी व्यक्तियों को लिख लो, ये काम करो, इसको लिखो। पहले विदेशी, हाँ, विदेशी व्यक्तियों को
विदेशी व्यक्तियों को केवल कुछ मूलाधिकार ही प्राप्त होते हैं। मूलाधिकार ही प्राप्त होते हैं। लिख लीजिए। ठीक है। विदेशी व्यक्तियों को केवल कुछ मूलाधिकार ही प्राप्त होते हैं। उदाहरण इसी में। हाँ। उदाहरण कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता। अगर वो भी यहाँ पे आके चोरी करते हैं या मर्डर करते हैं तो उतनी सज़ा मिलेगी जितनी भारतीयों को मिलेगी, उनको भी जेल होगा। समानता यानी कि कोई भी कानून गैर कानूनी काम करता है तो सबको सजा एक प्रकार मिलेगी। हाँ। हो गया। दूसरा कोमा डाल दो। डाल दिया। धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता। जीवन का अधिकार, कोमा डाल के जीवन का अधिकार आदि। हाँ, अगर उसे भारत की नागरिकता मिल गई तो परिस्थितियाँ कुछ और हो जाएंगी। का पूरा अगर पर गैर कानूनी काम करेगा तो सबको इस प्रकार दंडित किया जाएगा। हाँ, बिल्कुल दंडित किया जाएगा। जीवन का अधिकार आदि। आदि। ओके। अब बात आएगी शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये पुलिस पकड़ के ले जाएगी ना। नहीं, शोषण मतलब ज़बरदस्ती काम कराना, खरीदना, बेचना, व्यक्तियों को उसके अंगों की तस्करी करना। बात आ रही है समझ में भाई? छोटे बच्चे को बेचते हो। जैसे ज़्यादातर अपराध जो होते हैं वो महिलाओं और बच्चों के ऊपर होते हैं भाई। ठीक है। बालक को बेचते, नाबालिग को। हाँ, नाबालिगों के ऊपर ज़्यादा अधिकार होते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होते हमारे अधिकार क्या है। ठीक है। अधिकार के बारे में पता ना होना सबसे बड़ा डेंजर है भाई, ये चीज़ खतरा है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या आप कभी सोचा है कि हमारे समाज में कितनी तरह से शोषित किया जाता है? आप समझ ही नहीं सकते भाई शोषण कैसे कैसे रूप में हो जाता है समाज के अंदर, पता भी नहीं चलता है व्यक्तियों की मेरा शोषण किया जा रहा है। ठीक है। बेचे जा रहे हैं हमको। आपने छोटे बच्चों को चाय की दुकान पर काम करते हुए देखा होगा या गरीब और निरक्षर व्यक्तियों को अमीर लोगों के घरों में ज़बरदस्ती काम करते हुए देखा होगा। पारंपरिक रूप से भारतीय समाज श्रेणी में विभाजित रहा है जो शोषण को कई रूपों में प्रोत्साहित करता है। अब एक तो देखो भारत के अंदर जो वर्ण व्यवस्था है, जाति वाली सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, उसके अंदर ऐसा दर्शाया गया है कि जो पिछड़े कास्ट के व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, वो हमेशा से काम ही करेंगे। तो उनको छोटे बच्चों से ही काम कराना शुरू करते हैं, खेतों में, घरों में, अपने दुकानों पे, चाय की दुकानों पे, ऐसे दुकानों पे बच्चे काम करते हुए अक्सर नज़र आ जाएंगे। ये कोई नई बात नहीं होती, आज भी नज़र आ जाते हैं, 2022 के अंदर भी नज़र आ जाते हैं। ठीक है भाई, अभी भी नज़र आते हैं। ठीक है। परिणाम स्वरूप ये भारतीय समाज श्रेणी के विभाजित रहा है। जो शोषण को कई रूपों में प्रोत्साहित करता रहा है। इसीलिए संविधान में शोषण के विरुद्ध प्रावधान दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 23 तथा अनुच्छेद 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार को दिया गया है। ये प्रावधान निम्न है। और लिखो, एक लाइन लिखो। शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के अनुच्छेद 23 तथा अनुच्छेद 24 शोषण के विरोध अधिकार। हाँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 23 तथा 24 अनुच्छेद 23 तथा 24 में दिए गए हैं। जिसमें मुख्य रूप से बाल श्रम पर प्रतिबंध,
बाल श्रम पर प्रतिबंध, श्रम श्रम पर प्रतिबंध, प्रतिबंध तथा तथा मानव व्यापार पर प्रतिबंध। हो गया। कई जगह तुम्हें देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा कि महिलाओं को खरीदा बेचा जाता है भाई। हाँ, ठीक है भाई, कि खरीद के ला रहे हैं, कुछ नाम दिए जाएंगे स्टेट के, कि इस स्टेट से ले आएंगे, इस स्टेट से ले आएंगे। ठीक है भाई, ये क्या है भाई? गैर कानूनन गैर कानूनी है। अपराध। संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत? 23-24 के तहत। पर कानून ठीक है कुछ भाई। करती तो है नहीं अभी भी। पकड़े जाते हैं तो बिल्कुल हो जाते हैं। अब पूछा जाएगा ना कि बाल श्रम बढ़ क्यों रहा है या शोषण बढ़ता क्यों जा रहा है समाज में, तो सबसे पहले लाइन लिखोगे भाई, कानूनों का ठीक से पालन ना हो पाना। ना हो पाने के कारण। सबसे बड़ा कारण यही है भाई। दूसरा, समाज में असाक्षरता, मतलब एक समाज पढ़ा लिखा नहीं है, पता ही नहीं है, अनपढ़। बात आई समझ में। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे? गरीबी, बेरोजगारी। और शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन कौन से मतलब है तो? ठीक है, वो तो अभी लिखवाऊंगा क्या क्या अधिकार हैं शोषण के विरुद्ध। मतलब यही जो अभी बता रहे हो आप। मैं ये बताना, समाज के अंदर शोषण कैसे बढ़ता जा रहा है, क्यों बढ़ता जा रहा है। सबसे पहला, कानूनों का पालन ना हो पाना, बेरोजगारी, गरीबी, असाक्षरता, दरिद्रता, इस कारण समाज में चलता है भाई ऐसा। बात आई समझ में? ठीक है। मानव के दुर्व्यापार तथा बालता श्रम का प्रतिषेध। मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार अन्य बालत श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है और उन उपबंधों का कोई भी उल्लेख अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। देखो भाई, मानव के दुर्व्यापार से अर्थ है मानव को एक वस्तु के रूप में बेचना और खरीदना। मानव व्यापार मुख्य रूप से नव युवतियों, लड़कियां तथा बालकों द्वारा व्यापार एक गैर कानूनी व्यापार के रूप में आज भी जारी है। ठीक है, बच्चों और महिलाओं का आज भी बेचा खरीदा जाता है जो कि गैर कानूनी है। बात आ रही है अभी समझ में ये चीज़? ठीक है। और पकड़े जाने पे इसके लिए भारी दंड होता है भाई, जेल होती है। ठीक है, अगर पकड़े जाते हैं तो इसके लिए जेल होती है। बच्चों को खरीदना बेचना कानूनन जुर्म है। काम करने 14 से कम वर्ष के बच्चे से काम कराना तो कानून अपराध है। कानून अपराध है। तो उसमें भी कुछ आधार है। हाँ, जेल होगी भाई उसमें भी। मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हो। कितने लोग पकड़ लिए फैक्ट्रियों में बाहर आते हैं। पूर्व में विशेष तौर पर सामंतवादी भारतीय समाज में गरीब तबके पर पद दलित वर्गों के व्यक्ति, जमींदारों तथा अन्य बलशाली लोगों के लिए मुफ्त में काम करते थे। इस तरह का चलन बेगार या बालत श्रम कहलाता है। बेगार का मतलब होता है कि मुफ्त में किसी से काम करा लेना या खाना दे के काम करा लेना या काम करा के और उसके मूल्य इतना उसको पैसा नहीं दिया जाता, उसे कहा जाता है भाई बेगार। बहुत सारे बेगार नज़र आ जाते हैं। ठीक है। कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार का प्रतिषेध। जैसा कि संविधान में दिया गया है, 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम पर नहीं लगाया जाएगा। कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिषेध। जैसा कि संविधान में दिया गया है, 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम पर नहीं लगाया जाएगा या किसी अन्य जोखिम भरे नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। किसी ऐसे जगह पे काम पे नहीं लगाया जाएगा जहाँ उसकी जान को खतरा हो, उसकी बॉडी को नुकसान पहुँच सके। ठीक है, ऐसा किसी काम पे, भट्टे पे नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, किसी भी खतरनाक काम पे नहीं लगाया जाएगा। इस अधिकार का उद्देश्य भारत में युगों से चल रहे बाल श्रम जैसी प्रमुख गंभीर समस्या से छुटकारा पाना है। ठीक है, इसलिए बनाया गया कानून ताकि बाल श्रम जो बच्चों से काम कराया जाता है उस पर छुटकारा पाया जा सके। ठीक है। हाँ, ठीक है भाई।
किसी भी बच्चे को काम पर नहीं रखना है काम भाई। जिससे उसके जान को जोखिम हो, खतरा हाँ, उसकी जान का जोखिम हो। खतरा उसको वहाँ नहीं रखना खुशहाल बचपन तथा शिक्षा प्राप्त करना उसका मूल अधिकार है। उनका आधारभूत अधिकार है, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। तथा आपने भी देखा होगा कि संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद अनेक स्थानों पर बाल श्रम की समस्या आज भी देखी जा रही है। इस दुर्भावना को इसके विरोध में जनमत के आधार पर ही दूर किया जा सकता है। अब कहा जाए, तुमसे परामर्श ले सरकार पूछे कि मतलब सलाह ले सरकार कि बाल श्रम को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, तो क्या बताओगे? बाल श्रम को ज़्यादा हमें ये गैर कानूनी कामों को रोकना चाहिए। हमें समझाना चाहिए बच्चों को जो गैर कानूनी बच्चों से काम करवा रहा है। हाँ, देखो भाई, एक तो कानूनों को ठीक से लागू करना, ठीक है, जो बता रहा हूँ ना ये अभी समझ में आएगा। अभी जो लाइनें सुन रहे हो ना, ये पेपर में काम आएगी भाई जी। बच्चे से गलत काम कर रहे हैं उनको रोकना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। हाँ, तो देखो कानूनी काम मत करवाओ इनसे। ठीक है, यही लिखना है बस। देखो, लिखने का तरीका क्या रखोगे? सबसे पहले तो कानूनों का पालन करा के, कानूनों का सख्ती से या ठीक से पालन कराना, बात आई समझ में। दूसरा, समाज के अंदर जागरूकता फैला करके, जागरूकता के अंदर ही क्या आ जाएगा? समझाना, लोगों को शिक्षित करना, बताना कि बच्चों को पढ़ने के लिए छोड़ना है भाई, काम तो ये ज़िंदगी भर करेंगे। ठीक है भाई। बहुत लोग रहते हैं जो ढाबा पर काम करते हैं, बच्चों को वो जाते हैं, देखते हैं, बड़े लोग रहते हैं, कहते हैं कि इनको पढ़ाओ, ये करो, वो करो। हाँ, ठीक है। और प्रशासन को देख के तो बच्चों को बता दिया जाता है कि यहाँ छुपना है, यहाँ भागना है। सारा कुछ तैयार रहता है। खाना लेकर आया था हाँ, क्या खाना लेने आया, खाना देने आया था भाई, टिफिन लेने आया था, स्कूल जा रहा था, मम्मी को चाबी देने आया था। हाँ, चाबी देने आया था। ऐसे ही होता है भाई पकड़े जाने के बाद। और पकड़े भी जो जाते हैं बच्चे, वो क्या होते हैं भाई? गरीब घर के ही होते हैं। गरीब घर का होते हैं। ठीक है, कोई अमीर व्यक्ति थोड़ी अपने बच्चों को काम पे लगाएगा यार। और ज़्यादातर कितने लोग अपने बच्चों को बेच देते हैं, इसमें ये दे रखा है, तो उन जैसे माँ बापों के विचार लिखे थे, उन पे क्या लिखेंगे कि माँ बाप को क्या सजा मिलेगी? गरीबी और नशीले पदार्थ के अभाव में, लोगों के अंधविश्वास में ऐसा कदम उठा लेते हैं कई लोग। तो ऐसे माँ बाप के ऊपर क्या लिखोगे? मतलब जो बच्चे अपने माँ बाप जो माँ बाप अपने बच्चों को बेच देते हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है? क्या विचार है? कानून के तहत कार्रवाई करनी चाहिए उनके ऊपर, माँ बाप के ऊपर। हाँ, जैसे बेचते हैं, ठीक है भाई। हाँ। तो इसके ऊपर अगर एक ऐसा व्यक्ति करता है, अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती तो बाकियों का हौसला बुलंद होता है। समझ रहे हो भाई? इसको बढ़ावा मिलता है। अगर पहले ही व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की जाए तो आगे ऐसा कुछ नहीं नजर आता। ठीक है, अगर किसी को गोद भी लेना है बच्चा तो कानूनी कार्रवाई के तहत गोद लेगा, ठीक है, ताकि उसके जीवन के ऊपर कोई खतरा ना हो। हाँ, ठीक है, इसमें समझने वाली है, दिमाग खोलने वाली चीज़ है, रट्टा लगाने वाली नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब धर्म के ऊपर कुछ चीज़ें, जैसा कि आप जानते हैं प्रस्तावना के एक उद्देश्य के रूप में नागरिकों के लिए विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त करने की घोषणा की गई है। चूँकि भारत के अनेक धर्म हैं, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तथा अन्य समुदाय साथ साथ रहते हैं। ठीक है भाई, बहुत सारे धर्म एक साथ रहते हैं। ठीक है, संविधान में भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया है। तो भारत का कोई भी राज्य धर्म नहीं मानेगा। हाँ, कोई भी भारत के अंदर राज्य धर्म नहीं होगा, किसी धर्म को नहीं मानेगा, सभी को इक्वल मानेगा। ठीक है, इसका अर्थ है कि भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, परंतु नागरिकों को अपनी पसंद से किसी भी धर्म को मानने और पूजा करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, मतलब भारत का कोई धर्म नहीं है, लेकिन भारत में रहने वाले व्यक्तियों का अपना अपना अलग अलग धर्म है। वो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी धर्म का पालन कर सकते हैं। ठीक है, परंतु नागरिकों को अपनी पसंद के किसी भी धर्म को मानने और पूजा करने की स्वतंत्रता दी गई है, परंतु इससे अन्य लोगों के धार्मिक विश्वास अथवा आराधना पद्धति में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अपने धर्म की उपासना कर रहे हैं और बाकियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बाकियों के धर्म की बुराई कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, कोई भी धार्मिक रूप से हिंसा भड़काने की या समाज के अंदर भेदभाव करने की परमिशन नहीं है। ठीक है, ये स्वतंत्रता विदेशियों को भी प्राप्त है, मतलब विदेशी व्यक्ति जो भी आएंगे ऐसा नहीं है, वो अपनी ही धर्म को मानेंगे, जो भी धर्म रहा हो उनका। ठीक है,
नहीं देते थे। ये सब भी मतलब धर्म उनको भी लागू मतलब मान हाँ। है ना, मतलब ये राज्य धर्म जो भी किसी भी व्यक्ति को कुछ भी कर सकते धर्म, मतलब कोई भगवान को आगे कर सकते पूजा ठीक है। वगैरह। धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में उपबंध किए गए हैं। ये लाइन लिख लो। धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में, ये सब एक एक नंबर बन जाएंगे इसमें सवाल, एक एक नंबर के। धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में, धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में, स्वतंत्रता के संबंध में संबंध में ओके। संविधान में अनुच्छेद 25 से 28, संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 में उपबंध किए गए हैं। 25 से 28 में उपबंध किए गए हैं। 25 से 28 उपबंध किए गए हैं। हो गए भैया। धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक उपबंध किए गए। हाँ ठीक है। अंतःकरण और स्वतंत्रता और धर्म के आबाद रूप से मान्य आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता। अब अपने धर्म को मानना अपने तरीके से धार्मिक रूप से, और उसका प्रचार करने की आपको परमिशन दी गई है। ठीक है, उसका प्रचार भी कर सकते हो। हाँ, और लोगों को भी जोड़ सकते हो, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं तो जेल जाओगे। नहीं डाल सकते। सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के आबंध पर से मान्य आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि बलपूर्वक अथवा लालच देकर किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे का धर्म परिवर्तन कराया जाए। किसी को लालच देकर, डरा के, धमका के, ठीक है, दूसरे धर्म में